हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, सुबह की 6 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सीरीज चालू करने जा रहे हैं कि जो हमारे चैप्टर के रिगार्डिंग, जैसे क्लास 12th में काफी बच्चे सोचते हैं कि कैसे हमें वही टॉपिक डिस्कस करने हैं जो पेपर के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा या सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, इन टॉपिकों को जिनका पूरा सिलेबस कवर हो चुका हो उसके बाद ये टॉपिकों को एक बार जरूर पढ़ के जाएं। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, हम ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 हर चैप्टर के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग आप उन टॉपिकों को बस एक हल्का सा रिवाइज करके जाएं। मैं बेसिक से शुरुआत करूंगा और एकदम टॉप लेवल तक हम लोग जाएंगे और चैप्टर वही डिस्कस करेंगे, चैप्टरों के अंदर वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो चैप्टर के अंदर बार बार ये डिस्कस होते आए हैं, जो कि हर साल ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं नॉर्मली। और ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, और जिसके बेसिस पे मैं ये चीज बोल रहा हूँ। तो अभी तक का रिकॉर्ड है बच्चों, रिजल्ट हमारा अपना 100% रहा है अभी तक का। तो इसके रिगार्डिंग आप एक भरोसा रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बोर्ड में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा बात करेंगे चैप्टर 1, जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी कि 1 से लेके जो 14 चैप्टर हैं, 1 से लेके 14 तक जो चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर्स के इंडिविजुअली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इंडिविजुअली वीडियो बनाएंगे। इंडिविजुअली हम उन सभी चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो आज हम जो है स्टार्ट करते हैं चैप्टर की, तो सपोर्ट करिएगा। आ, जैसे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारी स्टार्टिंग होती है चार्ज से, चार्ज के बाद आते हैं हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आ जाएंगी। तो इन सब को छोड़ते हुए हम डायरेक्ट आते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ एक जो टॉपिक है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, वो आता है सुपरपोजिशन पर। तो सुपरपोजिशन से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दोस्तों पेपर के रिगार्डिंग ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि क्या है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो उसी के रिगार्डिंग हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ये जनरली पूछ लिया जाता है रैंडमली। तो आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम देखेंगे कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, जिसमें ये हमारा ओरिजिन हुआ। यहाँ हमारे 2 पॉइंट है। हमारे पास वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है। एक को हमने Q1 माना, दूसरे को हमने Q2 माना, लेकिन दोनों को डिपेंड करता है, हम साइन कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने इसको पॉजिटिव Q1 मान लिया, इसे पॉजिटिव Q2 मान लिया। अब ये हमें मालूम है, तो इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, इसका R1 वेक्टर। और इसका अगर पोजीशन वेक्टर चाहिए तो हमें R2 वेक्टर बन जाएगा। तो ये R1 और ये R2। अब हमसे पूछा भाई इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। तो अगर मैं ऐसे चलूंगा तो आप देखो 1 से कहा जा रहा हूं 2 पर। तो 1 से जब मैं 2 पर जाऊंगा तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर, और जब मैं ऐसे जाऊंगा तो R21 वेक्टर। बोलो, मैं पॉइंट को ध्यान से समझिए। 1 से, क्योंकि आर क्या है, पोजीशन है, और पोजीशन कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। सो हमें ये ध्यान रखना होगा कि आर इज अ पोजीशन क्वांटिटी, पोजीशन मींस वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर लगा के चल रहे हैं साथ में। तो ये R12 और ये R21 हुआ हमारा। ध्यान से समझिए आप, R21 R1, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब देखो पॉजिटिव है, ये 1 पॉइंट है, तो 1 पर, क्योंकि हमें मालूम पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर रिपेल करेंगे तो ये हम आगे देखते हैं। जब ये रिपेल करेंगे तो आपको मालूम है ये पॉइंट 1 है, 1 पर किसकी वजह से लगा, 2 की वजह से, और 2 पर किसकी वजह से लगा, 1 की वजह से। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द ज्वाइनिंग द लाइन बिटवीन देम। जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन ज्वाइनिंग के बिटवीन लगेगा, या तो अलोंग लगेगा या अवे लगेगा। अब हमें मालूम पॉजिटिव है तो अवे लगेगा, आप इस लाइन को देख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ साइन माइनस का होता तो किधर लगता, हमारा इनवर्ड लगता। तो ये हमारा था।
तो अब हमने यहाँ तक ये बात कर ली। अब हम जानते हैं, मान लो इस पॉइंट को ए नाम दे दो और इस पॉइंट को बी नाम दे दो। अब यहाँ देखोगे साफ साफ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ई बी, अगर हमें डिस्टेंस ए बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड में तुम्हें मालूम होना चाहिए r12 वेक्टर इक्वल टू r21 वेक्टर। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, हमारी फिक्स होती है, और फिक्स होगी तो ये लिखेंगे। और एज वी नो वेक्टर रूल से r12 वेक्टर इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर, एंड r12 मीन्स 1 से 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, एंड सिमिलरली r21 इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, that is rule of vector, and you know r1 माइनस r2 if माइनस कॉमन, अगर हम माइनस कॉमन लें तो आप देखोगे r2 माइनस r1, जब माइनस कॉमन लिया तो r12 वेक्टर इक्वल टू माइनस के r21 वेक्टर हो जाएगा। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। r12 इधर है तो r21 इधर है। अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो दूसरी डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा, हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों यहां तक। अब इसी में आगे अगर हम चलें तो फोर्स तो दोस्तों हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स ऑन चार्ज ए। तो ध्यान से समझिएगा, हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म के लिखिए, कूलाम्स लॉ का हम जानते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो कूलाम्स लॉ हुआ। अगर वेक्टर फॉर्म लगाना है तो हमें यहाँ एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब बात आती है दोस्तों 1 से 2, 1 से 2 मतलब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की तरफ डायरेक्शन क्या है, r21। बहुत ध्यान से समझिए, r21 क्यों? क्योंकि देखो ये है 1 से 2, मैं तो इस पॉइंट पर निकाल रहा हूं फोर्स। इस पॉइंट पर निकालने के लिए डायरेक्शन कौन सी, पोजीशन वेक्टर क्या है इधर, r21। तो यहां देखोगे और r21 को हम रिप्लेस करेंगे, ये हमारा वेक्टर का फॉर्मूला होता है मोड ऑफ r21। तो ध्यान से समझिए, f12 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, अब इसको मैं रिप्लेस करूंगा इससे, तो r21 नीचे, इधर स्क्वायर है इधर 1 है, तो स्क्वायर और 1 कितना हो जाएगा हमारा, Q डॉट r21 वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते से। सेम वे सिमिलरली, कौन सा ली, सिमिलरली f21 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r12 का Q डॉट r12 वेक्टर। तो दोस्तों हमने f12 जैसे निकाला था, सेम वे में हम क्या निकालेंगे, f21 निकालेंगे। अब इन दोनों को कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, वही हम इसमें स्टेप आगे बढ़ाते हैं अपना। सो वेक्टर f21 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r12 का होल Q डॉट, ये देखो ध्यान से, r12 पर वेक्टर इक्वल टू माइनस के r21। इस इक्वेशन से हमें वहां पुट कर देंगे, r12 की जगह क्या पुट कर देंगे, r21 वेक्टर, साइन किसका लेंगे, माइनस का, तो यहां माइनस आ जाएगा। और ध्यान से समझो, ये वैल्यू जो होती है इक्वेशन 1 में, क्योंकि r21 लिखो या r12 लिखो, दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं इसको क्या पुट कर सकता हूं इसकी जगह, ध्यान से समझो, क्या पुट कर सकता हूं इसकी जगह, f माइनस का f12 वेक्टर। और यही हमें कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पता चलता है कि अगर इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। ये जो हमें यहाँ से पता चल रहा है, दिस इज वेक्टर, दिस इज कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और साथ ही साथ यही हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ को, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, अप्लाई होता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये पहला टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन
तो दोस्तों याद रखना है, सुपरपोजिशन पर कभी भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। सुपरपोजिशन पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग। फोर्स पे रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन, जैसे मान लो एक ट्राइंगल दे दिया, एक रेक्टेंगल दे दिया, या एक पेंटागन दे दिया, हेक्सागन दे दिया, ये यही हमारे पास 3 से 4 वैरायटी है। इन्हीं 3 से 4 वैरायटी पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछने के पर्पज क्या है, कैसे हम लगाते हैं, इसमें क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ जो हमारा फोर्स होता है वो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसे हमें एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इस फॉर्मूला का हमारे इस वेक्टर फॉर्म में यूज होता है। कैसे, मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस एक फंडा बता दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन के लिए हम अलग से एक पूरे पूरे चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की डिस्कशन करेंगे जो न्यूमेरिकल पर्पज से होंगे बस खाली। लेकिन आज हम केवल थ्योरेटिकल चीजें ही डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो उसने बोल दिया कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इधर आपके पास प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है। अब वो पूछ ले कि भैया इस पॉइंट ए पर चार्ज बता दो क्या होगा। अगर हमारे पास ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इस पर जो चार्ज होगा, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ए पर किसकी वजह से लगा, सी की वजह से। ये प्लस तो प्लस प्लस क्या होंगे, रिपेल करेंगे। तो ए पर किसकी वजह से, बी की वजह से। अगर ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120। इनके बीच से क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट, तो एफ नेट आ जाएगा, जो ये फॉर्मूला लगेगा। मैं सिर्फ फंडे बता रहा हूं अभी, मैं इस टॉपिक को पूरा सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा है, क्योंकि मुझे अपने थ्योरेटिकल टॉपिक कवर करना है। सेम में अगर हमें डिस्कशन करना हो रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की भी कहानी लगभग हमारी सेम है। एक बहुत स्पीड से अगर हम रेक्टेंगल पर आए तो रेक्टेंगल पे क्या होगा कहानी, मान लो ए बी सी डी, इस पर पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव मान लिया, इस पर नेगेटिव मान लिया, इस पे नेगेटिव मान लिया। अब वो बुक किसी पॉइंट पर पूछ सकता, मान लो सपोज पॉइंट बी पर पूछा उसने, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, इस तरह से करेगा। अब आपको करना क्या है, इसका अलग निकालना, इसे अलग निकालना, इसे अलग निकालना, तीनों को अलग निकाल लो। तीनों को अलग निकालने के बाद आपको एक फंडा इसमें जो सॉल्व करना है, तो तीनों में से इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो अलग से। भाई ये दोनों कैसे निकल, अलग रिजल्टेंट आ जाएगा इनका, फिर इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो क्वेश्चन जब आएंगे कैसे अप्लाई करने हैं, तो उस टाइम जो है हमारे ये क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो अगला है, अगले टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं दोस्तों, डाइपोल का मतलब दो चार्ज होते हैं हमारे पास, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। ये सेंटर पॉइंट होता है O, और O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बहुत ध्यान से, हमारे पास एक डाइपोल था, उस डाइपोल की डिस्टेंस मान लो टोटल 2L हुआ करती थी, तो हमने इसको L मान लिया, इसे भी L, और ये डिस्टेंस क्या हो गई R। भाई सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब इसके बाद आप देखोगे ए बी से P की डिस्टेंस चाहिए, ये है R, इतना L है, तो बचा कितना R माइनस L, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। अगर ये R है ये L है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। तो ये हमारा क्या था डिस्टेंस के लिए। अब पॉजिटिव चाहिए, तो भैया हमें मालूम है पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, तो ये EB आ जाएगा, नेगेटिव है तो ये आ जाएगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अलग अलग, ये अलग अलग पॉइंट के लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B, सपोज EB, क्या EB, और EB का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर। सो KQ अपॉन R स्क्वायर,
अब बी से पी की डिस्टेंस चाहिए तो कितनी आएगी, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मुझे ई चाहिए तो के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। हमें सिंपली भी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मींस ई नेट इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ ये पहचानना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप देखोगे डिनोमिनेटर यहाँ है आर माइनस एल और इधर है आर प्लस एल। आई प्लस वाला अगर नीचे प्लस होगा तो वो वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का जब भी बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू उसकी कम होती है। सेम में हमारे पास माइनस, तो माइनस की वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है। तो सेम वे ई बी माइनस का ई, तो ईवी की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन ले लो तो 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस का होल स्क्वायर। अगर मैं इनका एलसीएम लेके चलूं तो ई आ जाएगा के क्यू, अब आर प्लस एल इधर आ जाएगा, आर माइनस एल इधर आ जाएगा, भाई एलसीएम लेना है। और ए माइनस बी, ए प्लस बी का एलसीएम क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो आर प्लस एल का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, फॉर्मूला बताओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2r एल। बोलो जी, ये साइन माइनस का है तो माइनस से ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, के क्यू 2r एल कितना हो जाएगा 4r एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब ध्यान से के क्यू 2l इंटू 2r, मैंने इसको ब्रेक किया, क्यों ब्रेक किया उसके पीछे वजह बताऊंगा। ये था 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, एल को 2 के साथ ले आए, एक आर को 2 के साथ ले गए, इधर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। एज वी नो इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो P इक्वल टू क्यू इंटू 2l होता है, तो P इक्वल टू क्यू इंटू 2l लिख देंगे तो ये आ जाएगा KP 2KP R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एट एन एक्सियल पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब इसी में जो हमें समझना है कि मान लो आर और एल की वैल्यू अगर सेम यूनिट में होगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज एल क्या है हमारी बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि डाइपोल है, डाइपोल हमारा क्या होता है जैसे H2 मॉलिक्यूल होता है, उस H2 मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। सो एल की जो वैल्यू होती है वो आर से कम होती है, सो एल स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 2kp इंटू आर अपॉन आर की पावर 4, और एक कटेगा तो आ जाएगी 2kp अपॉन आर क्यू। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट पर वैल्यू आ जाती है कि हम कैसे उसे कैलकुलेट कर पाए। तो इसी के साथ हमारा अगला एक पॉइंट आएगा इक्वेटोरियल का। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो पॉइंट थी वो था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। तो दोस्तों इससे थोड़ा सा अपना मेंटेन रखेंगे स्पीड को, जैसे अभी हमने बेसिक से चर्चा की, इसमें थोड़ा सा हम अपनी स्पीड मेंटेन रखेंगे। तो ये कह रहा देखो इक्वेटोरियल का मतलब होता है दोस्तों हमारी एक वर्टिकल लाइन है जो सेंटर से होके जाती है। कैसी लाइन है हमारे पास, वर्टिकल, मैं यहां लिख देता हूं। अब देखो सामने मान लो ये हमारे पास माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये सेंटर ओ है, इसी सेंटर ओ से 90 डिग्री पर एट एनी जनरल पॉइंट नहीं ले रहे हम, दो तरह हम, एक होता है कि इस वर्टिकल लाइन को हम किसी एंगल पर भी कंसीडर कर सकते हैं, फिर वो एट एनी जनरल पॉइंट हो जाएगा। हम जनरल पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल। एक्सियल होता है, हॉरिजॉन्टल, इक्वेटोरियल, ये चीजें। तो दोस्तों ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमें निकालना है, तो माइनस है तो अट्रैक्शन होगा, मान लो ये ए है, ये बी पॉइंट है, तो ये ई ए हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये इस तरह से करेगा ई बी। तो
अब हमें इंडिविजुअली निकालना है। मान लो ये कितनी आर डिस्टेंस है, ये एल है, ये एल है, तो इधर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर यहाँ देखो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ए पॉइंट पर, तो सेम में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर मतलब क्या है, रूट का स्क्वायर करोगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम में ई भी चाहिए, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से समझना कि दोनों चीजें, क्योंकि दोनों का जो हाइपोटेनियस है वो दोनों का क्या है, सेम है, और सेम है तो दोनों की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। और इन दोनों के बीच हमारे पास जो ई नेट है वो इस तरह से आएगा। और ई नेट कैसे आएगा, मान लो ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, तो हमें ई नेट चाहिए, तो ये आ जाएगा 2EA cos थीटा। और 2 इंटू ई ए की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखो थीटा ये है तो थीटा होगा हमेशा हमारा बेस अपॉन थीटा। cos cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आप देखोगे के इंटू क्यू इंटू 2L अपॉन ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, एक में अगर आधा जोड़ोगे तो कितना होगा 1.5, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, और क्यू इंटू 2L क्या होता है हमारे पास केपी, तो केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आया हमारे पास ई किसके लिए, इक्वेटोरियल के लिए। अगर मान लो एल की वैल्यू अगर आर से कम है सो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, नेग्लिजिबल 0। तो सेम में ई इक्वल टू के पी अपॉन आर। देखो अब हमारे पास अभी जो एक्सीएल में किया था सेम वे कहानी यहाँ है। अब ई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना है 3/2, अगर एल स्क्वायर को 0 करोगे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या क्यू, तो यहाँ आ जाएगा ई इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू। ये आया इक्वेटोरियल के लिए, किसके लिए, अगर मुझसे रिलेशन पूछे कि भैया एक्सियल और इक्वेटोरियल में बता दो, तो मैं बोलूंगा साफ साफ 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ तक। अब नेक्स्ट समझो, हमारे पास टॉर्क वाला टॉपिक है। क्या है, टॉर्क। अब टॉर्क चाहिए हमें ऑफ डाइपोल पे, ऑन डाइपोल पे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप समझो बहुत छोटा सा टॉपिक है इसको, लेकिन कभी कभार इस पे न्यूमेरिकल पूछ लेता है या फिर एक कंसेप्ट पूछ लेता है, बताओ क्या है। तो ये दोस्तों ये माइनस क्यू है, इधर हमारा प्लस क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको मालूम है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2L होती है। और अगर हम बात करें ये एंगल कितना है थीटा, तो 2L का एक परपेंडिकुलर में हम जानते हैं कि एंगल जो टूटेगा, जिस पर थीटा कनेक्ट होता है उस पर कॉस टूटता है, और जिस पर नहीं होता उस पर साइन टूटता है। अब हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन सिंपली एफ इक्वल टू क्यू ई। इन सेम में अपोजिट डायरेक्शन एफ इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि माइनस साइन है। अब हमें जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई टॉर्क का क्लास 11th में भी हम पढ़ते हैं कि टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है हमारे पास क्यूई, और परपेंडिकुलर देखो ये क्यूई फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी ये, तो क्यूई इंटू 2L साइन थीटा। तो ई अगर देखो यहाँ, तो इसको क्यू इंटू 2L एक तरफ ले लो और ई साइन थीटा पीछे आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू आई टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, और अगर हमें इसे क्रॉस वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो पी क्रॉस ई हो जाएगा। तो जिसे हम राइट हैंड थंब रूल से भी वैल्यू टॉर्क की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास टाउ की वैल्यू थी निकालने की। इसमें 3 केस बनते हैं, थीटा जब 0 हो, थीटा जब 190 डिग्री हो, एंड थीटा जब 180 डिग्री हो, उसके केस होते हैं जो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे आते हैं। तो दोस्तों इसके हम केस डिस्कस कर लेते हैं कि कब हमारा डिस्कस, जैसे मान लो टाई इक्वल टू आया पी साइन थीटा, ठीक है, हम स्पेशल केस की बात करते हैं।
अगर मान लो इफ थीटा अगर 0 डिग्री है, क्या है, थीटा 0 डिग्री है, तो आप देखोगे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क था माइनस क्यू से प्लस क्यू, वो कैसे हो जाएगा एकदम इन मतलब पॉजिटिव क्यू की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा होना चाहिए, माइनस क्यू अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। टॉर्क माने होता है, अगर मैं बात करूं टॉर्क की, तो टॉर्क माने होता है रोटेट करना किसी भी डाइपोल को। और डाइपोल कैसा होता है, जैसे डंबल होता है, उस डंबल को जैसे हम घुमाते हैं डमरू की तरह, उसी तरह हम यहाँ डाइपोल को बोल सकते हैं। ये डाइपोल देखो एकदम आके चुपचाप रेस्ट में आ गया है, और जब रेस्ट में होता है, जब टॉर्क जीरो होता है, पूछ लिया जाता है बोर्ड में कभी कभार कि बताओ ये कौन सी इक्विलिब्रियम होगी, तो इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड में अगर मैं बात करूं, अगर मान लो इफ थीटा इज 180 डिग्री, थीटा इज 180 डिग्री, तो cos साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो, साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, फिर से जीरो। तो टाउ तब भी जीरो आएगा, लेकिन बहुत ध्यान से समझना। अब ये देखो, इसे ये टॉर्क था, थीटा 180 होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा, इधर, मतलब चीजें पलट जाएंगी, और यही चीज इसको क्या बना देती है, अनस्टेबल। याद रखना दोस्तों, अनस्टेबल। थर्ड, अगर मान लो थीटा 90 डिग्री हो, तो साइन 90 की वैल्यू तुमको मालूम है बचपन से, जब 10th में पढ़ा करते थे, साइन 90 की वैल्यू 1, तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा पीई। हमारे पास टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीई। अगर टाउ पीई है तो ये टॉर्क क्या होगा हमारे पास, मैक्स टॉर्क होगा, क्योंकि इस टाइम जो टॉर्क मिलेगा वो हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है उस पर आते हैं। तो टॉपिक हमारा जो अगला है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। उससे पहले एक टॉपिक है छोटा सा, जिसको बार बार यूज होगा तो हमें पता हो। देखो, एक टॉपिक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किससे यूज करते हैं, लैम्डा। लैम्डा है, सही से सुनिएगा, कुछ और नाम नहीं है इसका। लैम्डा को हम बोलते हैं क्यू बाई एल। क्या बोलेंगे, क्यू बाई एल। सेम वे में एक और होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से शो करते हैं, सिग्मा मतलब क्यू बाई ए। एंड थर्ड वन है हमारे पास लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका कोई यूज नहीं होता, ना ही आता है, रो इक्वल टू क्यू बाई बी। तो हमारे पास सिंपल वे में दो ही यूज होंगे, लैम्डा और सिग्मा, क्योंकि लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए आ जाता है, और जो क्यू जो सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उन चीजों को 1 by 1 पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहली जो डेफिनेशन है वो आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कहता है, डेफिनेशन जो कहती है, ये कहता है कि भैया जितनी भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पासिंग थ्रू दी सरफेस, हमारे पास एक सरफेस है, उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, वो हमारा डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फ्लक्स का जो सिंबल होता है वो फाई होता है, और इसको जो हम शो करते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, इसी को हम बोल सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ई डी ए कॉस थीटा। ध्यान से समझिए, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मतलब एरिया, उस एरिया से, उस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे शो करते हैं, फाई से। और फाई के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा, ई ए कॉस थीटा, तो ये हमारे पास क्या, कैसी क्वांटिटी बन गई, स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है दोस्तों, ये स्केलर क्वांटिटी। अगर इसी में हम चर्चा करें आगे कि ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी हम बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन में दोस्तों इसकी डायरेक्ट लिखूंगा ml3t-3a-1। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर यूनिट की बात करें हम, तो यूनिट क्या होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन
इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन क्यू, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और न्यूटन इसी से हमारे पास क्या है, डायमेंशन बनी। अब डायमेंशन बनी तो इसके बाद याद रखना, ए जो वेक्टर लगाया है इसका मतलब ए कैसी क्वांटिटी होती है हमारी, वेक्टर, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया वेक्टर कैसे निकालता है, अगर मैं आपसे बात करूं, मान लो मेरे पास एक मान लो एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अगर ये सरफेस है, इस सरफेस है, इस सरफेस का अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस के आउटवर्ड परपेंडिकुलर, उसी को हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। और जो एंगल थीटा लेंगे हम, थीटा जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन, याद रखना ध्यान से, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, दोनों की डायरेक्शन के बीच लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इस पर कंफ्यूज कर देता है कि थीटा कैसे चेंज कर रहा है। वो थीटा हो सकता है वो थीटा वो किसी और डायरेक्शन में दे दे, लेकिन हमको जो थीटा लेना वो ई और ए के बीच में ही कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम में एक स्टेटमेंट है कि ये कहता है कि भैया जो हमारा फ्लक्स है, जो चार्ज है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसी को हम क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम बोलते हैं। और इसी को हम इक्विवेलेंट कर देते हैं किसके, क्लोज इंटीग्रल ईडीए कॉस थीटा। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, और इसके चारों ओर ये हमारे पास सरफेस है, यहाँ से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। इनको कवर करने के लिए एक सरफेस मानी, जिसको हम हाइपोथेटिकल मानते हैं, जिसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे दोस्तों, गॉसियन सरफेस। तो हमारे लिए ये कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें याद रखने हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, गॉस थ्योरम क्या है। दोस्तों अब जो टॉपिक आने वाला है वो पेपर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 टॉपिक हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन के। पहला हमारे पास लीनियर चार्ज, इनफाइनाइट एक वायर है, दूसरा इनफाइनाइट सरफेस सीट है, एक मतलब सरफेस सीट है, और सेकंड थर्ड है स्फेरिकल सेल। उन तीनों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है अगला, उस पर हम डिस्कस करते हैं। उस टॉपिक का नाम है हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है। क्या है दोस्तों, इनफाइनाइट वायर है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट वायर है। अब इनफाइनाइट वायर है तो इस इनफाइनाइट वायर का क्या, हमने एक वायर ले लेंगे, उसको हम क्या कर लेते हैं, वायर कंसीडर कर लेते हैं। उस वायर में देखोगे, उस वायर पर हमें कैसा एक चार्ज मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्या मान लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया। ठीक है, एक इनफाइनाइट वायर था, उससे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ एल है। मान लो सपोज इसकी लेंथ कितनी है, एल है। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा, बाहर निकल रहा होगा। अगर हम ध्यान से समझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, बाहर आउटसाइड में। अगर आउटसाइड है तो इसको कवर करने के लिए हमें एक सरफेस चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास एक मतलब गॉसियन सरफेस का मतलब एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। सिलेंड्रिकल सरफेस की वजह से हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए हमें चीजें समझनी पड़ेंगी। तो तुम यहाँ ध्यान से समझो। अब इसके पास फ्लक्स निकलने के 3 मेथड्स हैं। तो आपको ध्यान से समझना है कि जैसे मान लो हमारे पास एक कागज का एक टुकड़ा लें, मिल जाए तो हमें, या एक बात समझो, मेरे पास ये मान लो ये बुक है, ठीक। इस बुक के पास बीच में से एक क्या वायर रख दिया हमने, बीच में से एक वायर निकाल दिया। इस वायर में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो तो हर डायरेक्शन में निकल रही होंगी। अब हर डायरेक्शन में निकलेंगी तो देखो हमें 3 चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। एक तो इस सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा, एक एलिमेंट कंसीडर, एक इस सरफेस से और एक इस सरफेस से। हमें 3 जगह, ध्यान से दोबारा से, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हर डायरेक्शन में निकल रही है। तो हम एक तो यहाँ मान लेते हैं, एक इस डायरेक्शन को मान लेते हैं और एक इसको मान लेते हैं। तो हमारे पास 3 डायरेक्शन हो गई, और तीनों को ही हम कंसीडर करके चलते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, एक को तो हमने ये मान लिया, दूसरा हमारे पास ये हो गया, और तीसरा हमारे पास ये हो गया। मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, और एरिया वेक्टर भी ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, लेकिन एरिया वेक्टर ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे। मैंने अभी बोला था
कि मेरे पास जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। मान लो ये सरफेस थी, इस सरफेस पे ध्यान से समझो इसको, यहाँ ये मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कितना होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। भाई हमने क्या बोला साहब कि हमारे पास जो भी सरफेस होगी एरिया वेक्टर मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे होगा, आउटवर्ड। ये भी तो एक सरफेस है, इस सरफेस के ऐसे होगा, देखो ये रही ऐसे, समझो ये ऐसे एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर कैसे ऊपर। भाई ये सरफेस है नीचे, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे नीचे, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे ऊपर, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे इधर। तो ये तो पूरी सरफेस हो गई ना, एक कॉमन सरफेस हो गई, तो मैं कॉमन के लिए एक ले लिया। अब आप देखोगे थीटा यहाँ कितना होगा 0 डिग्री, यहाँ थीटा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि अगर याद हो तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एरिया वेक्टर वो सॉरी थीटा जो होता था एंगल बिटवीन ई एंड ए। अगर सोचो तो अगर मेरे पास यहाँ फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए थीटा 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी थीटा 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। सेम में फ्लक्स कितना होगा 0, बचा फ्लक्स किसकी वजह से होगा, सरफेस की वजह से। तो यहाँ हम निकालेंगे, तो फ्लक्स निकालेंगे जब हम, तो फ्लक्स निकलेगा हमारे पास ई ए कॉस थीटा, क्या आ जाएगा दोस्तों, क्लोज इंटीग्रल ई ए कॉस थीटा मान लो, ई डी ए कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, क्लोज इंटीग्रल ई बाहर ले लो, डी ए बचा, थीटा कितना है 0 तो कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल डी ए। अब ये सरफेस है, सरफेस का स्पेरिकल जो सरफेस का जो हमारे पास एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है ई इंटू 2 पाई r इंटू एल। तो ये क्या आएगा फ्लक्स, इक्वेशन नंबर 1। एंड एज वी नो गॉस लॉ से बोलो क्या होता है, फाई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हम जानते हैं लैम्डा इजकल टू क्या होता है क्यू बाई एल। तो क्यू इजकल टू क्या आ जाएगा, क्यू इजकल टू आ जाएगा लैम्डा इंटू, बोलो लैम्डा इंटू एल। अब लैम्डा इंटू एल आएगा, लैम्डा इंटू एल, तो मैं यहाँ पुट कर दूं फाई इजकल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को क्या कर ले हम इक्वल कर लें, तो दोनों को जब आप इक्वल करोगे तो फॉर्मूला को ध्यान से समझो, तो मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या कर लेता हूँ इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ई इंटू 2 पाई r l इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल काट देंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और किसके लिए, एक इनफाइनाइट वायर के लिए। तो तुम यहाँ समझो, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करो। आप एक काम करो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 से ऊपर, तो ई इक्वल टू आ जाएगा देखो 2 2 जा 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन कुछ और नहीं के होता है, क्या होता है के। तो यहाँ हम 2 के लैम्डा बाई आर, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आती है। तो दोस्तों आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक था वो था इनफाइनाइट प्लेन शीट। क्या नाम था, इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ये इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब क्या हो गया, मान लो हमारे पास एक शीट थी, उस पर हमने क्या कर दिया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लो जैसे हमारे पास एक ये शीट है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब वो बहुत बड़ी है, उसका हमने एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर लिया, उस छोटे से हिस्से में हमने क्या किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज पूरी सरफेस पे होता है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमें कवर करना है, तो हमें एक इस तरह की एक सरफेस बनानी पड़ेगी, और ये अगर आपको ऑब्जर्व कर पाओ, ध्यान से देख पाओ, तो ये क्या नजर आ रहा है आपको, एक सिलेंडर नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकल, मतलब बहुत सारी, मान लो 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो निकल रही है यूनिफॉर्म, तो उनको कवर करना है, तो कवर करने के लिए क्या चाहिए हमको, और कंटिन्यूस निकलती आ रही है, तो उनको कवर करने के लिए हमें चाहिए एक गॉसियन सरफेस, दैट इज नोन एज सिलेंड्रिकल सरफेस। मीन सिंपली अगर मैं बात करूं एक 3D शेप बनाना चाहूं, तो इस तरह की मेरे पास मान लो एक सरफेस है, सब पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक। अब मैंने मान लो इसके एक सरफेस को कंसीडर कर लिया, तो हमारे पास एक गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से नजर आएगी, एक इधर
इस तरह से हमें नजर आएगी। तो दोस्तों तुम देखोगे यहां से, मान लो मैंने एक सरफेस ऐसे मान लिया, एक सरफेस ऐसे मान लिया और एक सरफेस ऐसे मान लिया, फिर से भाई 1 2 3, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब भी ऐसे ही निकल रही होंगी। इधर का हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगे, इधर का भी एरिया वेक्टर इधर होगा, इधर का भी एरिया वेक्टर ऐसे होगा। समझ पा रहे हो कहानी क्या चल रही है? सरफेस एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलर वे जो सरफेस थी, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, और जब एंगल 90 डिग्री, यहाँ थीटा 0 होगा, यहाँ भी थीटा कितना होगा 0। जब थीटा 0 होगा तो यहाँ यहाँ फ्लक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 0। फ्लक्स कितनी बचा दो सरफेस की वजह से, दो सरफेस की वजह से मतलब एक सरफेस है φ1 प्लस φ2, तो उससे हमारे पास क्या है, एक सरफेस की वजह, दो सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ध्यान से समझो, फाई जब नेट चाहिए तो दो है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, क्या आ जाएगा दोस्तों, थीटा कितना हो जाएगा 0, तो 2 क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, थीटा इज 0, सो थीटा कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 2 इंटू ई को बाहर लिख लेंगे क्लोज इंटीग्रल डी ए, और डी ए को कुछ नहीं अगर मैं ई मान लेता हूँ 2 ई ए, इक्वेशन नंबर 1, तो फ्लक्स की वैल्यू है, और सेकंड फ्लक्स की वैल्यू हम जानते हैं क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू हम जानते हैं, बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी अभी स्टार्टिंग में बताया था क्यू अपॉन सॉरी क्यू बाई ए, क्या आ जाएगा क्यू बाई ए। तो हमारे पास इस जगह जो सिग्मा आया वो क्यू बाई ए, और मुझे क्यू को अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो यहाँ लिख दूंगा सिग्मा इंटू ए, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो आप देखोगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो कंपेयर जब करेंगे तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए चला जाएगा, तो ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हमें ध्यान से समझना है कि ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया सिंगल प्लेन शीट की वजह से। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली पूछ लिया जाता है, मान लो मेरे पास दो सरफेस, दो चार्ज शीट हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, पूछ लेगा वो बताओ इनसाइड आउटसाइड, ये मान लो 1 है ये 2 है ये 3 है, तो पूछ लेगा बताओ दोनों पे कैसे, मान लो ये सिग्मा 1 मान लिया, इधर सिग्मा 2 मान लिया। अब सिग्मा 1 इसकी वजह से देखो इधर होगा, मान लो E1, और इसकी वजह से E2, मान लो इनके नामकरण कुछ और कर दो A B एंड C। बहुत ध्यान सुनना, दो चार्ज शीट है इस तरह से, उनके बीच एक पॉइंट रख दिया, तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी अपोजिट, अपोजिट होगी, तो मुझे ई नेट चाहिए, किस पे चाहिए ए पर, तो E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 होगा तो मतलब सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो तो बचा क्या सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब हमें ध्यान से ये समझना है कि 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लोगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 जो गया, अब सोचो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू अगर सेम होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता 0। याद रखना ये कैपेसिटर में यूज होता है, इस कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। तो सिग्मा अगर ध्यान से समझो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल, देन सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस 0, दोनों सरफेस की जो सीट है उन दोनों के बीच में क्या होगा 0, और अगर बाहर है देखो मान लो पॉजिटिव है, यहाँ आ जाएगा 1 और 2 भी पॉजिटिव, तो दोनों जुड़ जाएंगे सेम वे। सिमिलरली चाहे आप वो ई भी बोलो चाहे आप ईसी बोलो, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन कॉमा आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, अगर मान लो दोनों सेम है तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास दोस्तों ये जो वैल्यू थी ये किसकी थी, इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरफ। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक था वो था स्फेरिकल सेल, क्या जाएगा स्फेरिकल सेल, हमारी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक। तो समझिए स्फेरिकल सेल क्या है। स्फेरिकल सेल का मतलब एक, जैसे मान लो एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल की सरफेस पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस कर दिया, उस पर तब पूछ रहा है कि क्या, जैसे मान लो मेरे पास एक सरफेस है, मान लो यहाँ मेरे पास पॉजिटिव चार्ज Q है,
अब आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज क्यू होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी हमारी आउटवर्ड लाइंस में। अब आउटवर्ड लाइंस में होंगी, मान लो उसने पूछ लिया कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, सेंटर से आर, इसकी मान लो रेडियस दे रखी है कैपिटल आर और चार्ज दे रखा है क्यू। अब यहाँ सरफेस सिंपली दे दिया कि आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां सिंपली कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो यहाँ भी एक क्या मानना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल सेल। फिर से एक भाई मान लो मुझे ये मतलब एक तरह से गोला है, उसके हर तरफ से क्या निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। जैसे तुमने उसमें भी देखा था क्या नाम है, वे ऑप्टिक्स में जो हमारे पास एक पॉइंट सोर्स होता है, उस पॉइंट सोर्स को कवर करने के लिए क्या बनानी पड़ती है, कि स्फेरिकल बनाना पड़ता है। सेम वे में यहाँ भी हमें एक स्फेरिकल बनाना पड़ेगा। स्फेरिकल बनाने के लिए आप देखो पॉइंट पी बना लिया, पॉइंट पी पर एक क्या मान लोगे, एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है। तो फाई जब मैं निकालूंगा इधर तो फाई इक्वल टू आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई, बोलो ई डी ए कॉस थीटा। अब ई तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, डी ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1। तो फाई इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू ए। अब बात आती है कि बताओ ये है स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। भाई स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस के लिए एरिया का फॉर्मूला कितना, पाई आर स्क्वायर कितना, तो बताओ ई इंटू पाई आर स्क्वायर नहीं होता, 4 पाई आर स्क्वायर होता, क्योंकि ये सर्कल नहीं स्फेरिकल सेल है। आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में एरिया कैसे, क्योंकि एरिया में कंफ्यूजन होता है कि क्या लें। तो फाइव इक्वल टू ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एंड सेम वे फाइव इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इन आप देखोगे ये सरफेस है, सरफेस के अंदर तो ये अंदर ही है, तो क्यू इन, अब इनको अगर क्यू इन को हम सिंपली क्यू भी बोल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर 1 and 2। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इजक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जिसको हम बोल सकते हैं E इजक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला है स्फेरिकल सरफेस के आउटर के लिए। किसके लिए, आउटर के लिए। वो पूछे ऑन दी सरफेस, हमें ध्यान से समझना, ऑन दी सरफेस का मतलब हो गया कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर, तो ई इक्वल टू आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अगर वो हमसे इनसाइड पूछे, और इनसाइड का मतलब होता है क्यू इनसाइड, इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आ जाएगा, 0। इसी के साथ एक इसमें एक छोटा सा एक ग्राफ है जो कि कभी कभार पूछ लिया जाता है, ग्राफ भी बताओ स्फेरिकल सेल का क्या है। तो स्फेरिकल सेल का ग्राफ हमें बहुत ध्यान से समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के कंपेरिजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के जब ध्यान से समझना, ये सरफेस है, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 टिल सरफेस, सरफेस तक। सरफेस पे जैसे ही आया उस टाइम जो वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और जब वैल्यू मैक्सिमम, मान लो ये सरफेस है, ये पॉइंट है, स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है, यहां आ जाता है इस तरह से। बहुत ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक सरफेस पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक सरफेस पे था तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0। जैसे ही सरफेस पे आया धड़ाम से ऊपर पहुंचा, एक झटके में मैक्सिमम हो गया कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जैसे ही सरफेस से बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये एक डेराइव था किसका, स्फेरिकल सेल का। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक थे जो हमारे किसके रिगार्डिंग थे, चैप्टर 1 के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक सब्सक्राइब करो, और आज जितना ज्यादा हो लोगों को बताओ कि अब जो है हमारे टेस्ट सीरीज हमारी जो ये चालू हो चुकी है टेस्ट सीरीज में, इसलिए बोला क्योंकि टेस्ट सीरीज भी हम लोगों की चली थी। अब हम उसमें सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, और सैंपल पेपर हमारे सेंटर पे स्टार्ट भी होने वाले हैं, मे बी इस संडे या अगले संडे से हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।